होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। क्या बात है, वाह। राजनीतिक हालात जैसे हैं आप लोगों से अच्छा कौन जानता है। थोड़े समय पहले हम दूसरी सरकार के सानिध्य में थे। ये देश इलेक्शन मोड पर रहता है। जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो उपचुनाव कर लेते हैं। चुनाव खत्म नहीं होना चाहिए। हाँ, आप खूब हंसें, खूब तालियां बजाएं। हंसने से इम्यूनिटी पावर बढ़ता है और तालियां बजाने से वायरस मरता है। मुझे तो आजकल आप कह रहे हो कि तनाव है, मुझे बहुत हंसी आती। पिछले दिनों एक नेता मिल गए थे, सामने बैठे थे, मैं जानता नहीं था। मैंने कहा साहब कांग्रेस में हो क्या? बोले नहीं, भाजपा में है, कांग्रेस में घंटे भर पहले थे। जिंदाबाद। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताने वाली भारतीय जनता पार्टी का कितना आत्मविश्वास गिर गया कि कांग्रेस के ऑफिस के सामने से ऑटो में बैठ के अमित शाह निकल जाए तो 10-20 विधायक तोड़ ले। ऑटो में। मजे की बात देखो कि इतनी बड़ी पार्टी के 1/3 जो मेंबर हैं, सांसद विधायक, वो लगभग गैर भाजपाई हैं और वो देश को आत्मनिर्भर बनाने का ज्ञान दे रहे हैं। भाजपा जिस गैर भाजपाई को महाभ्रष्ट कहती है, वही महाभ्रष्ट अगर भाजपा ज्वाइन कर ले तो तुरंत उज्जवल हो उठता है। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। आपके यहां जो उपचुनाव है, मुझे तो तरस आता है उन बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर क्या गुजर रही होगी। पिछले बार जिन्होंने जिस कांग्रेसी के पोस्टर फाड़े थे, इस बार वो भाजपाई बन गया तो उसके होर्डिंग लगा रहे। मध्य प्रदेश उपचुनाव में भाजपाई कार्यकर्ताओं की स्थिति उस क्रिकेट टीम जैसी है जो फॉलो ऑन खेल रही है और खुश भी है कि 2 बार खेले। बड़ी जोरदार स्थिति है। मुझे लगता है अगर इसी तरह से कांग्रेसियों को तोड़ तोड़ करके भाजपा अपने में शामिल करती रहेगी तो एक दिन वो चुनाव आएगा जिसमें बीजेपी का चुनाव चिन्ह होगा हाथ के पंजे में कमल का फूल। भाई बहुत अच्छे, वाह। और ये थोड़े दिन की बात है साहब, जैन साहब। ये खरीद फरोख्त और इस तरह का जो आरोप लगते हैं, ये चीजें होंगी नहीं। वैसे अब इंडिया डिजिटल हो रहा है ना, वैसे भी धीरे धीरे सब चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी। यही सारे सांसद और विधायक आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे। और बूढ़े और रिटायर जो नेता हैं वो भी निराश न हो, वो अपना आपको OLX पर डाल सकते हैं। एक तो कोरोना का लहर और ऊपर से मंदी का कहर। बाजार की हालत यह है कि सांसदों और विधायकों के अलावा हर सामान की बिक्री ठप है। क्या बात। मेरा व्यंग समझने के लिए कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। लेकिन क्या है, वो कार्यकर्ताओं का माइंड वॉश इस तरह से कर दिया जाता है कि बेचारों को समझाओ तो समझ जाते हैं। राजनीति में जब व्यक्ति पूजा होने लग जाए तो कार्यकर्ता भक्त में बदल जाता है। वो एक गांव में क्या है, सड़क बननी थी तो उनके जो आराध्य थे उन्होंने कह दिया कि नहीं बनेगी, तो सब बिगड़ गए। बोले साहब हमारे यहां सड़क अगर बन जाएगी तो कल को कोई चोरी करके ले जाए तो हमारे तो वो चोरों के पैरों की निशानी नहीं मिलेंगे। जान चली जाएगी, सड़क नहीं बनने देंगे। कार्यकर्ता कैसे समझाए जाते हैं? अपनी बुद्धि नहीं लगाते वो। और जिस दिन कार्यकर्ता अपनी बुद्धि लगाएंगे उस देश में परिवर्तन हो जाएगा। बोले चोरों के पैरों के निशान नहीं मिलते, हम तो नहीं बनाने देंगे सड़क। बात ऊपर तक पहुंची। सड़क बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर ठेकेदार आए, उस आराध्य को साधा गया, उसने समझाया तो उसने अपन चेले चाटियों को इकट्ठा किया। बोलो तुम हमेशा उल्टे गड़े की पीते हो इसलिए उल्टा सोचते हो। मान लो तुम किसी के यहां चोरी कर लाओ, हाय हाय, तो ये कितनी अच्छी बात है कि तुम्हारे पैरों के निशान पीछा करने वालों को नहीं मिलेंगे। गांव वाले घर से जो है गेंती फावड़े उठा लाए, परात वगैरह, बोले जान चली जाए सड़क यहीं बनेगी। तो इनको जिस दिन ये लोग समझा देंगे उस दिन ये सारे लोग समझ जाएंगे। देश अपने हिसाब से चल ही रहा है।
वो आईआरएस अधिकारी थे, वो भी चले गए। वो इनकम टैक्स के बारे में काफी कुछ बता रहे थे। सच्ची घटना है। मैंने जीवन में अभी एक ही कार्यक्रम वर्चुअल किया, तो उसमें एक इनकम टैक्स के 2 अधिकारी थे, एक जूनियर थे, एक सीनियर थे। सच्ची घटना है। उन्होंने ऐसे मजाक कर दी, बोलो संपत सरल जी इतना सच मत बोला करो, वरना हमारे साहब किसी दिन छापे वापे वाले भिजवा देंगे। मैंने कहा साहब मैं तो हिंदी का लेखक कवि हूं, मेरे घर में तो गबन के नाम पर लाइब्रेरी में मुंशी प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा। और फिर भी अगर आप अब तालियां उठेंगी आपकी, फिर भी मैंने कहा ऊपरी दबाव में आकर के जबरदस्ती फंसाने की कोशिश करोगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। जमाना बड़े चैन से सो रहा है, जो होता था पहले वही हो रहा है। वाह। आज के मंच पर एक अच्छी बात यह हुई कि किसी भी कवि ने पाकिस्तान को नहीं धमकाया। चीन का तो खैर हमारे प्रधानमंत्री नाम नहीं लेते, उनका धमकाना तो हमें भी नहीं शोभा देता है। वो जब वो ही नहीं ले रहे हैं, वो तो चीन तो छोड़ो, ऐसे शब्द भी नहीं बोलते जिनमें चीन हो। अर्वाचीन, प्राचीन, समीचीन, ये शब्द भी। लेकिन साहब क्या मास्टर स्ट्रोक मारते हैं वो भी। हिंदुस्तान के जितने प्रधानमंत्री हुए उनमें नरेंद्र मोदी जी इसलिए अलग हैं कि बाकी सब ने काम किया। ये काम करें चाहे न करें, मनोरंजन पूरा करते। सुरंग के बीच में से उस भीड़ का हाथ हिला करके अभिवादन कर दिया जो वहां थी ही नहीं। और वो जो अटल टनल बनी है उसका जो परिकल्पना थी वो वाजपेयी जी की थी, शिलान्यास सोनिया जी ने किया और उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो तय बात है, तो फैक्ट है सब। लेकिन प्रचार ऐसा किया जा रहा है कि सब कुछ एक ही दिन हुआ, इन्होंने ही किया। कुछ लोग तो उससे भी आगे निकल गए, बोले एक दिन रात को मूड हुआ उनका सुरंग बनाने का, गाड़ी लेकर के पहाड़ पे पहुंचे, हाथ हिलाते गए, सुरंग बनती गई। और कई न्यूज एंकरों ने तो और हद कर दी, इतना महान घोषित कर दिया उनको। बोलो नहीं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सुरंग पहले बनाई, उसके ऊपर पहाड़ बाद में रखा। तो बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। इसलिए आनंद और उल्लास के साथ आप ले भाई अरुण जी, हमने को भी आपको सुनना है, समय की अपनी सीमाएं हैं। एक रचना मैं आपको सुना देता हूं। स्वागत। दरअसल क्या है, चाइना मोदी जी के एक मास्टर स्ट्रोक से चिढ़ गया। नमस्ते ट्रंप हुआ था, मोदी जी ने एक ही झटके में पूरी चाइना की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है ना उसकी कमर तोड़ के रख दी। नमस्ते ट्रंप हुआ उस समय अहमदाबाद में एक कच्ची बस्ती को ढकने के लिए दीवार बनाई थी। उसके बाद में चाइना जो है खार खा गया, उसका पर्यटन उद्योग चौपट हो गया। अब तक जो टूरिस्ट चीन की दीवार देखने जाते थे वो सब अहमदाबाद की दीवार देखने आ रहे। तो वो दर्द तो कहीं ना कहीं बोलेगा ना। जो मूल मुद्दे हैं, स्कूल है, अस्पताल है, स्वास्थ्य है, बिजली, पानी, सड़कें, इनकी भी बातें होती रहनी चाहिए। राजा कोई भी हो उसको प्रजावत्सल होना चाहिए। जितने लोग हैं वो सब उसकी संतान के बराबर हैं। प्रजा जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय के आधार पर किसी का वो नहीं करना चाहिए, दुराव, भेदभाव। एक रचना मैं आपको सुना देता हूं। स्वागत। रचना पुरानी है लेकिन यहां सब लोग बैठे हैं तो ज्यादातर लोग शायद नए, कम पुरानी है। और वो तो ऐसी रचना है कि जितनी बार भी सुनो उतनी बार ही मजा देती है। स्वागत। 2-3 तो लघु कथाएं सुना देता हूं। रुचि जी ने बहुत बढ़िया गीत सुनाया, वंदना भी बहुत अच्छी, क्या स्वर था और क्या शब्द चयन था। आजकल ऐसी कवियत्रियां भी कम ही सुनने को मिलती हैं। मैं तो पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में फंस गया था। कवियत्री ने वंदना की और इतना बेसुरा गा रही थी। वंदना के बोल थे, मां मुझे स्वर का ज्ञान दे। मैंने कहा भाई वंदना अपनी जगह है, मांग वाजिब है। तो आप रुचि जी के लिए एक बार तालियां बजाओ, क्या बढ़िया उन्होंने गीत सुना। और श्रृंगार भी ब्रज का, क्या शानदार। अब ये चीजें तो पाठ्यक्रम से बाहर लगने लग गई। एक जमाना ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक अकलदार नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था, भले वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती थी। और एक निवेदन कर दूं, बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं,
प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। बात अच्छी लगे तो महिलाओं को ताली बजानी है, इनके तो खिलाफ बोल रहा हूं मैं। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदल ही नहीं सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। लेकिन इतना भी तय है कि शादी होते ही प्यार का बुखार उतर जाता है। जैसे ही ब्याह की कुनेन खाई, प्यार का मलेरिया गायब। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया, नाम नहीं बताऊंगा वरना आप समझ जाओगे, अरुण जेमनी के लिए कह रहा हूं। हालांकि एक हरियाणा के आदमी ने प्रेम विवाह किया, बात तो यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे हैं। और ताली तो इस बात पर बजाओगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। तो एक लघु कथा है और एक आर्टिकल में आपको सुना। ग्लोबलाइजेशन, ये जिसे हम उदारीकरण कहते हैं, दरअसल ये एक मुखौटा है आर्थिक साम्राज्यवाद का। क्या बात है, वाह। लगता है कि इसमें सब कुछ खला है, तो भाई फिर धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय के नाम पर इतनी संकीर्णताएं पहले तो नहीं थी। तो ये कुछ काम दूसरे तरीके से किया जा रहा है। तब देखें, ये जो कुछ हम देख रहे हैं, संतों की वाणी है, आपको क्या बताती है? वैराग्य का महत्व बताती है। सकेब जलाली साहब एक शायर हुए पाकिस्तान के, उनका एक शेर है कि मलबूस खुशनुमा है लिबास, मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं जिस्म, छिलके टंगे हुए फलों की दुकान पर। क्या बात है, वाह। और कोरोना ने भी हमको यह सिखा दिया कि हमारी क्या हैसियत है। तब आप देखें ग्लोबलाइजेशन, महल के मुख्य द्वार की दिशा में अपार जनसमूह का शोर सुन राजा राम ने लक्ष्मण से प्रश्न किया, ये कैसी आवाजें आ रही अनुज? कौन लोग होंगे? मार्मिक पंक्तियां हैं। कैसी आवाजें आ रही अनुज? कौन लोग होंगे? उत्तर मिला, भगवान सब अयोध्यावासी हैं। जब से राज्य में ग्लोबलाइजेशन आया है, प्रत्येक नागरिक धनुष बाण खरीदने को लोन लेना चाहता है ताकि वह भी सोने का हिरण मार सके। क्या बात है, वाह वाह। एक सोशल मीडिया पे खूब सुनी होगी, मैं सुना देता हूं। इशारे की लघु कथा है, शीर्षक है तमाशेबाज राजा। राजा छटा हुआ तमाशेबाज था। वह अपनी प्रजा के मनोविज्ञान से अवगत था कि अमीर, गरीब, ज्ञानी, अज्ञानी कोई हो, सब तमाशा घुस के देखते हैं। उसे पता था कि तमाशेबाजी से एक बार प्रजा के सम्मोहित होते ही राजा प्रजा में सदा के लिए ऐसी ट्यूनिंग बन जाती है कि राजा सिर पीटने की बात भी कहे तो प्रजा तालियां पीटने लगती है। बहुत अच्छे। राजा ने सुशासन के लिए तमाशाई शैली अपनाई। लोगों ने साफ पानी के लिए आवाज उठाई। राजा ने बहती नदी पर हवाई जहाज तैरा दिया। खाली हाथों ने काम मांगा। राजा हाथ पीछे बांध रस्सी से लटकी जलेबियां खाने को उछलने लगा। बस्ती में आग लग गई। राजा ने आग लगे गोल चक्कर में से आर पार कूदना शुरू कर दिया। प्रजा ने महंगाई की ओर ध्यान देने को कहा। राजा गुफा में ध्यान की मुद्रा बनाकर बैठ गया। नागरिक बोले यातायात के साधन मुहैया कराओ। राजा मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने लगा। जनता ने स्कूल, अस्पताल के लिए आंदोलन किया। राजा ने पड़ोसी राज्य का आक्रमण भय दिखाकर खाली बोतल में रख रख कर राकेट छोड़ने शुरू कर दिए। तालियां उठेंगी, प्रजा काम की बात पूछती, राजा मन की बात करने लगता। और इसका समापन देखना आप। जो हो, तमाम तमाशेबाजी के बावजूद राजा को यह एहसास जरूर था कि तमाशेबाजी की अपनी खूबी है तो खामी भी है। खूबी यह कि तमाशा दिखाने से प्रजा मूल मुद्दा भूल जाती है, और खामी यह कि हर बार नया दिखाना पड़ता है। बहुत अच्छे, वाह वाह। अंतिम लघु कथा और एक छोटा सा आर्टिकल 10-15 लाइन का। सदाचार, कहते हैं कि साहब भ्रष्टाचार बड़ा मिट गया, और मिटा भी है। ऐसा डिजिटल इंडिया होने से काफी चीजें हो गई। आदमी ने सिर्फ 1 करोड़ का लोन 59 मिनट में ले सकता है, बल्कि 59 करोड़ का लोन लेकर के 1 मिनट में भाग भी सकता है।
पिता बिजली विभाग में भ्रष्टाचार का तो आपके मध्य प्रदेश से ज्यादा कौन जानेगा। व्यापम क्या था? आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा पांचवा, वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई सातवें की। और तालियां तो आपकी अब उठेंगी, पेंशन हुई सातवें की, जबकि सातवें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। बहुत अच्छे। सदाचार, पिता बिजली विभाग में है और पुत्र जलदाय विभाग में, वाटर वर्क्स में। दोनों ने शहर की एक कॉलोनी में बराबर ही में अपने अपने नए मकान बनवाए हैं। पिता को मकान में नल कनेक्शन चाहिए और पुत्र को बिजली कनेक्शन। जब तक पिता घूस नहीं देगा, बेटा उसके यहां नल नहीं लगने देगा। क्या बात है। जब तक बेटा घूस नहीं देगा, पिता उसके यहां बिजली कनेक्शन नहीं होने देगा। पिता पुत्र में जूतम पैजार चाहे 1000 होती हो, लेकिन भारतीय संस्कारों में अभी इतनी गिरावट नहीं आई है। तालियों से समापन कर देना। तो मैं एक रचना आपको छोटी सी सुना देता हूं। पिता पुत्र में जूतम पैजार चाहे 1000 होती हो, लेकिन भारतीय संस्कारों में अभी इतनी गिरावट नहीं आई है कि पिता पुत्र ही परस्पर रिश्वत मांगने लगे। सो बेटा बिजली की चोरी करता है और बाप पानी की। बहुत अच्छे। भाई अरुण को भी सुनना है। मैं भी उस घड़ी में टाइम देख रहा हूं जो मैंने बांधी नहीं रखी। भैया बहुत अच्छे। रचना के शीर्षक पे आप आनंदित कर देंगे मुझे और खुद भी उल्लसित होंगे। मैं पुनः आप सब लोगों का आभार प्रकट करते हुए, रचना का शीर्षक है मन की बात। एक एक पंक्ति को पकड़ना बहुत अच्छा है। तो शरद जोशी जी का शेर है। मध्य प्रदेश से अच्छा व्यंग तो कहां लिखा गया? हरिशंकर प्रसाद थे, ज्ञान चतुर्वेदी हैं, शंकर पूर्णताम्बेकर हों, सब लोग तो यही के हुए। मन की बात। कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं, तो फिर आपकी अलग बात है। यूं तो बात काम की हो या मन की, होती दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस यह होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। क्या बात है। वाह वाह वाह। फिर आपकी मोहब्बत मिलेगी। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। क्या कहने। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव टू व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी कार हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात एक तरफा होती है। जैसे देवता वगैरह मूड आने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मूड आने पर। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है, जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों के बजाय कान फैलाने होते हैं। मन की बात के साथ विषय का लफड़ा नहीं होता। यानी मन की बात बिना विषय की होती है, क्योंकि वह मन की बात होती है। यदि भूले भटके मन की बात विषयांतर होकर भटक कर विषयांतर होकर किसी विषय पर आ भी जाए, मोहब्बत देना, किसी विषय पर आ भी जाए, तो कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही है। काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं। वाह, मजा आ गया, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात बन जाती है। क्या बात है। वाह। अब मार्मिक व्यंग देखें। वैसे सुनने वाले न मिले तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। क्या कहने। बढ़िया बात है। वाह। और तालियां तो अगली पंक्ति पर बजाएंगे आप। सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। हाय हाय। वाह।
मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाइयों और बहनों। बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची है। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। यह अलग बात है कि लगातार मन की बात करते रहने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करेगा। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है। समापन की ओर बढ़ता हूं। छोटे बच्चों को जैसे अपन वर्णमाला सिखाते हैं, मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है। जैसे कमल नल पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो, खुद को कमल मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय, नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है।